बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, कि अगर कोई सॉलिड है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसमें स्ट्रेंथ कितनी है, जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो किस हद तक स्ट्रेंथ को बर्दाश्त कर सकता है, उसकी शेप, वॉल्यूम या लेंथ में कितना चेंज आ सकता है जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स से। तो एक जो इसका पहला पॉइंट है डीफॉर्मेशन इन सॉलिड, तो वो चीज़ देखिए कि ये हमारे पास एक रबर बॉल है, तो अगर इस रबर बॉल पे मैं चारों तरफ से फोर्स अप्लाई करूं तो ये स्क्वीज हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये स्क्वीज हो जाएगी। यानी कि मेरे ऐसे फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसकी शेप, लेंथ या वॉल्यूम में क्या आया, चेंज आया। तो याद रखें, जब मैं किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं और उसकी शेप, वॉल्यूम या लेंथ में चेंज आ जाए तो इसी को हम कहते हैं डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। ये चीज़ याद रखनी है। इसी तरह अगर कोई रबर है, रबर को मैं क्या करता हूं, ऐसे खींचता हूं, जब मैं उसको ऐसे खींचता हूं तो उसकी लेंथ में क्या आता है, चेंज आता है। तो इसी को हम कहते हैं डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। कि एक्सटर्नल फोर्स, याद रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स इसके लिए लाजमी है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से अगर चीज़ें डिफॉर्म हो जाती हैं, कुछ सॉलिड डिफॉर्म हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं डीफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। अब ये क्यों डिफॉर्म होते हैं वो चीज़ देखनी है। देखिए, सॉलिड है, इसमें क्या होते हैं, एटम्स जो है वो अरेंज होते हैं, ठीक है, और वो अपने मीन पोजीशन के गिर्द क्या कर रहे होते हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब मैं एक स्ट्रिंग है, मैं उसको ऐसे खींचता हूँ, जब मैं एक स्ट्रिंग को ऐसे खींचता हूँ तो क्या करते हैं, वो एटम्स अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं और वो वापस आना चाहते हैं। वो क्या आना चाहते हैं, वो वापस आना चाहते हैं और एक स्ट्रेस सी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया। यानी कि जब मैं ऐसे उसको खींचता हूँ स्ट्रिंग को, तो एटम्स डिस्प्लेस हो जाते हैं अपनी मीन पोजीशन से, और जब मैं उसको छोड़ता हूँ तो एटम्स क्या करते हैं, वही अपनी मीन पोजीशन पे वापस आ जाते हैं और वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि जो मैं ऐसे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ वो एक खास लिमिट से ज़्यादा ना हो। अगर खास लिमिट से ज़्यादा होगी, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा होगी, तो फिर एटम्स परमानेंटली डिस्प्लेस हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट टर्म आती है वो क्या है, इलास्टिसिटी। यहाँ से ये टॉपिक असल शुरू होता है। तो इलास्टिसिटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। कि बॉडी की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। यानी कि अब ये क्या है, एक रबर बॉल है, अब इसकी एबिलिटी है कि जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगी, स्क्वीज हो जाएगी। जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। तो इसी टर्म को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। कि अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे कंप्रेस किया, जब मैंने इसको छोड़ दिया तो इसने अपनी जो शेप है वो रीगेन कर ली। तो ये क्या है, ये इलास्टिसिटी है। इसी तरह एक रबर है, रबर को मैं ऐसे खींचूं, जब मैं खींचूंगा तो उसकी शेप में क्या आएगा, चेंज आएगा। मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या होगा, कोई और शेप में आ जाएगा, उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जब मैं उसको छोड़ूंगा तो उसकी लेंथ दोबारा उतनी ही हो जाएगी। तो ये जो उसकी एबिलिटी है अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन करने की, इसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो इलास्टिसिटी है, इसमें फोर्स जो है वो ख़ास हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक ख़ास हद तक जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ से जब छोड़ेंगे तो वो बॉडी रीगेन शेप कर लेगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हमने फोर्स अप्लाई कर दी तो फिर हो सकता है वो अपनी शेप रीगेन नहीं ना करे। तो याद रखना है कि हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगानी है वो रबर पे, वो इलास्टिक लिमिट के अंदर रह के लगानी है। ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट हमने फोर्स नहीं लगानी, वरना वो टूट जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें टर्म आती है स्ट्रेस। कि स्ट्रेस क्या होती है वो चीज़ देखते हैं। It is defined as the force applied on unit area to produce any change in the shape, volume or length of a body। कि स्ट्रेस हमारे पास क्या है, अगर हम किसी यूनिट एरिया पे फोर्स अप्लाई करें और उसकी शेप, लेंथ या वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। मतलब स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर आपके जहन में ख्याल आता है कि यही चीज़ तो प्रेशर में भी हमने देखी थी। तो वाकई ये हमने चीज़ प्रेशर में देखी थी।
लेकिन यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि फोर्स अप्लाई करने से डीफॉर्मेशन होना लाजमी है। स्ट्रेस क्या होती है कि फोर्स अप्लाई करने की वजह से डीफॉर्मेशन होना लाजमी है, उसकी शेप लेंथ या टाइम में शेप लेंथ या वॉल्यूम में चेंज आना लाजमी है, तब हम इसको कहेंगे स्ट्रेस। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स अप्लाइड ऑन यूनिट एरिया, ठीक है, टू प्रोड्यूस एनी चेंज ऑफ शेप वॉल्यूम और लेंथ ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक हो गया, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस होती है। अब स्ट्रेस को हम शो किससे करते हैं, सिग्मा से। इसको शो किससे करते हैं, सिग्मा से। उसका फार्मूला क्या होता है, F/A, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होगी। ठीक है, तो अगर मैं एक ऐसे स्ट्रिंग को खींचूं, ऐसे जोर से खींचूं, तो उसकी लेंथ में क्या होगा, इजाफा होगा। ठीक हो गया, तो जब लेंथ में इजाफा हो रहा है तो उसकी फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसकी शेप उसकी लेंथ में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, तो ये क्या है, ये हमारे पास एक स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस तीन टाइप्स की होती है, जो भी तीन टाइप्स बताने लगे हैं, ये इसमें भी यही आएंगी, स्ट्रेन में भी यही आएंगी और इलास्टिसिटी में भी आगे यही आएंगे। ठीक है, इलास्टिक कांस्टेंट वगैरह में, तो वो देखते हैं किस तरह से आती हैं। तो सबसे पहली चीज आती है टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, इसके आगे से तीन टाइप्स हैं स्ट्रेस की, तो एक चीज समझ आ गई, बाकी सारी उसी तरह की है। तो इसकी पहली टाइप है कौन सी, टेंसाइल स्ट्रेस। अब देखें टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है, तो मान लीजिए ये कोई वायर है या कोई रबर वगैरह है और मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, तो इसकी लेंथ में क्या आएगा, चेंज आएगा। मान लीजिए इतना उसकी लेंथ में क्या आया, चेंज आया। कब, जब मैंने उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई की, इस डायरेक्शन में मैंने क्या की, फोर्स अप्लाई की। ठीक है, कोई बॉडी है, मैंने इसको ऐसे खींचा, जब मैंने इसको ऐसे खींचा तो उसकी लेंथ में क्या आया, चेंज आया, मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज होगी। जब मैं छोड़ूंगा तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी। तो जब मैंने इसको ऐसे खींचा, स्ट्रेस अप्लाई की, तो उसकी लेंथ में चेंज आया। तो अगर स्ट्रेस की वजह से लेंथ में चेंज आए तो ऐसी स्ट्रेस को हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर जो हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, और मैंने उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई की, इस डायरेक्शन में अप्लाई की, और उसकी लेंथ क्या होगी, कम हो गई। ठीक है, उसकी लेंथ क्या होगी, कम हो गई, यानी इतनी उसकी लेंथ रह गई, तो ऐसी स्ट्रेस को हम कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब कि उस बॉडी पे मैंने ऐसे फोर्स लगाई, उस पर ऐसे फोर्स लगाई, तो क्या हुआ कि उसकी लेंथ में कमी आई, मतलब चेंज इन लेंथ तो अभी भी है, चेंज इन लेंथ तो अभी भी है, लेकिन यह क्या हुआ, कंप्रेस करने की वजह से, ठीक है, एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से उसकी लेंथ में कमी आई, तो ऐसी स्ट्रेस को हम कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक हो गया। और एक और चीज आपको बता दें, आपकी बुक में नहीं है, कि हमारे पास होती है एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है, ये उसकी दो टाइप्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है कि अगर स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से किसी बॉडी की लेंथ में चेंज है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और उसके आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक टेंसाइल स्ट्रेस और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस के अगर लेंथ में चेंज इस तरह से आए कि लेंथ इंक्रीज हो रही है तो टेंसाइल स्ट्रेस, और अगर फोर्स अप्लाई करने वैसी लेंथ में फोर्स अप्लाई करने की वजह से लेंथ में इस तरह से चेंज आए कि लेंथ डिक्रीज हो रही है, तो फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो अगर मैं किसी बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करूं और उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाए, तो ऐसी स्ट्रेस को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द वॉल्यूम, तो ऐसी स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे। अब आपने क्या करना है, एक बकेट में पानी लेना है, एक बकेट में पानी लेना है, और यही जो बॉल है हमारे पास, रबर बॉल, इस बॉल को उस बकेट के अंदर ऐसे डाल देना है। ठीक है, उस पानी के अंदर ऐसे डाल देना है, तो पानी क्या करेगा, इस बॉल पे ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा चारों तरफ से, तो ये बॉल क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ऐसी स्क्वीज हो जाएगी चारों तरफ से, यानी इसकी वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। कैसे, स्ट्रेस की वजह से। ठीक हो गया। तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, कि अगर वॉल्यूम में चेंज आ जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस क्या होता है कि अगर स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से शेप में चेंज आ जाए, स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से शेप में चेंज आ जाए। किस तरह से, आपने क्या करना है, एक बुक लेनी है, बुक, और बुक को इस तरह से पकड़ना है ऐसे,
और नीचे से फोर्स उधर लगानी है, ऊपर वाले हाथ से फोर्स इधर लगानी है, यानी ऐसे लगानी है, तो उसके पेज थोड़े से खिसक नहीं जाएंगे, ठीक है, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो जाएंगे। तो हम क्या कहते हैं कि उसकी शेप में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, मतलब ऐसे करना है, ठीक है। तो ऊपर वाले पेज क्या होंगे, थोड़े से ऐसे अपनी जगह से डिस्प्लेस, तो शेप में चेंज आ रहा है। तो स्ट्रेस अगर शेप चेंज, स्ट्रेस की वजह से अगर शेप चेंज हो, व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द शेप, then this stress is called shear stress, ठीक है। कि अगर शेप चेंज हो तो लेंथ में चेंज आए तो टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस, वॉल्यूम में चेंज आए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, शेप में चेंज आए तो shear स्ट्रेस, ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट टर्म आती है स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन के लिए सिर्फ एक वर्ड बताएंगे, बस वही याद रखें कि स्ट्रेन मतलब डिफॉर्मेशन से रिलेटेड, ठीक है, शक्ल में बिगाड़ से रिलेटेड। तो देखिए स्ट्रेन होती क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन देखें कि स्ट्रेन इज मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड, कि स्ट्रेस अप्लाइड करने की वजह से किसी सॉलिड में कितनी डिफॉर्मेशन आई है, इसकी मेजर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक हो गया। मतलब ये यहां पे देखिए स्ट्रेन इज मेजर, ये क्या है, स्ट्रेन इज मेजर, किस चीज की मेजर, डिफॉर्मेशन की। किसमें डिफॉर्मेशन, सॉलिड में। किस वजह से, स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से, कि स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से सॉलिड में जो डिफॉर्मेशन हो जाती है उसकी मेजर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड, जब उस पर स्ट्रेस अप्लाइड की जाए तो ज़ाहिर शक्ल में बिगाड़ आएगा, उसी बिगाड़ के मेजर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। या एक और तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, आर स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, कि अगर स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से लेंथ में चेंज आ गया है तो इसको भी हम क्या कहते हैं, उसकी मेजर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। देखो हम जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी रबर के ऊपर तो जाहिर है उसकी लेंथ में चेंज आएगा, उसकी लेंथ में बिगाड़ आएगा, तो उसकी मेजर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक हो गया। जैसे ये इसकी क्या है, ये चेंज इन लेंथ आया ना, डेल एल, तो ये इसकी क्या है, चेंज इन लेंथ आया स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से, ठीक है। तो स्ट्रेन फिर हमारे पास क्या हुआ है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, याद रखना है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन, ठीक है। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ये क्या है, हमारे पास स्ट्रेन है। स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से लेंथ में कितना चेंज आया, कितना बिगाड़ आया, उसकी मेजर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। अब इसको शो करते हैं, इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से हम इसको शो करते हैं, तो डेल एल बाय एल, ठीक हो गया। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इसकी नो यूनिट, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। क्यों नहीं यूनिट होती, क्योंकि ये एक रेशियो है, ये एक रेशियो है, लेंथ की यूनिट मीटर, ओरिजिनल लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर मीटर से काट जाएगा, कोई यूनिट नहीं, तो ना ही इसकी कोई डायमेंशन होती है, ना ही इसकी कोई यूनिट होती है, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। अब नेक्स्ट है स्ट्रेन कितनी टाइप्स की होती है, स्ट्रेन फिर से वही 3 टाइप्स की होती है। तो पहले हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है, E इज इक्वल टू डेल एल बाय एल, वही चीज़ कि अगर स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से उसकी लेंथ में चेंज आ जाए तो उस चेंज की मेजर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। कौन सी स्ट्रेन कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक हो गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का क्या मतलब होता है कि स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से अगर किसी सॉलिड के या किसी बॉडी के वॉल्यूम में चेंज आ जाए तो उसके मेजर को हम क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। आगे है शीयर स्ट्रेन। शीयर स्ट्रेन अगर स्ट्रेस अप्लाई करने की वजह से किसी की शक्ल में बिगाड़ आ जाए, किसी की शक्ल में डिफॉर्मेशन आ जाए, किसी सॉलिड की शेप में डिफॉर्मेशन आ जाए तो उसकी मेजर को हम क्या कहते हैं, शीयर स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। अब वो किस तरह से, यहां पर उसने एक एग्जांपल ली हुई है, ये एक क्यूबिक यूनिट सेल के। अब क्यूबिक यूनिट सेल को क्या है, आपने इसके एजेस पे ऐसे हाथ रखना है और ऐसे, जैसे वो बुक को किया था, ऐसे फोर्स अप्लाई करनी है, ठीक है। इस पे क्या करनी है, ऐसे फोर्स अप्लाई करनी है, ऐसे फोर्स अप्लाई करनी है, क्यूब को ऐसे हाथों में पकड़ना है ना और ऐसे फोर्स अप्लाई करनी है, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी शेप थोड़ी बिगड़ जाएगी, यानी ये थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, ठीक हो गया। तो अब इसकी हम मेजरमेंट कैसे करें वो चीज़ देखते हैं। देखिए पहले यहाँ पर था, ये पहले यहाँ पर था, जब मैंने ऐसे ऐसे इस पर फोर्स अप्लाई की
तो थोड़ी सी इसकी शेप बिगड़ गई और ये ऐसे यहाँ पर चला गया, ये जो डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि इसकी shear strain कितनी है, शक्ल में इसका बिगाड़ कितना आया है। तो इतनी लेंथ, इतना इसका जो साइड एरिया है वो चेंज हुआ है, इतना डेल ए, ये क्या है, डेल ए है, चेंज इन साइड एरिया, ठीक हो गया। कब, जब मैंने इस पे shear स्ट्रेस अप्लाई किया तो इसमें shear strain आया। उसकी जो ओरिजिनल डायमेंशन थी, जो ओरिजिनल साइड एरिया था वो ए था, चेंज इन एरिया कितना आया, साइड एरिया की बात करें, डेल ए आया, ठीक हो गया। तो इसके दरमियान में ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा, एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो गैमा से हम इसको शो करते हैं, shear strain को गैमा से शो करते हैं, और जो डेल ए डिवाइडेड बाय ए, ये हमारे पास क्या होगा, shear strain होगा। अब किस तरह से वो चीज़ देखनी है, देखो याद रखो कि थीटा के साथ वाला क्या होता है, बेस होती है, थीटा के साथ वाली बेस, तो ये बेस, उसके सामने वाली परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, ये रेड कलर की डॉटेड लाइन, ये हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक हो गया। अब ये हाइपोटेन्यूज है तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अवर बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, डेल ए, तो डेल ए लगा दिया। बेस क्या है, ये जो ओरिजिनल इसकी डायमेंशन थी ए, तो नीचे ए लगा दिया, तो डेल ए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू tan थीटा, इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू डेल ए डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि कितनी शेप में डिफॉर्मेशन आई है, ठीक है। डेल ए क्या है, चेंज, कौन सा चेंज भाई, उसकी शेप में जो उसका चेंज आया है, ठीक है। तो अगर tan थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल हो, थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल हो, तो ये नियरली अप्रोचेस टू थीटा होता है, ठीक हो गया। अगर जो tan थीटा की वैल्यू है वो बहुत, थीटा की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, तो जो tan थीटा होता है वो नियरली अप्रोचेस टू थीटा ही होता है। मतलब कि जब मैंने इसको ऐसे इसको फोर्स अप्लाई की है, ठीक है, ऐसे इसको फोर्स अप्लाई की है तो थोड़ा सा चेंज आया, ये थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो tan थीटा नियरली अप्रोचेस टू थीटा होगा, ठीक हो गया। तो इसलिए हमने फिर लिख लिया गैमा इज इक्वल टू थीटा, गैमा इज इक्वल टू थीटा। तो ये हमारे पास क्या है, ये shear strain है, ठीक है। तो ये इसकी तीन टाइप्स थी जो स्ट्रेन की थी, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। इसी तरह एक जो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेन भी होती है, उसका भी फार्मूला ये डेल एल बाई एल, ठीक है। उसमें बस ये लेंथ कम हो जाती है, टेंसाइल में लेंथ ज़्यादा हो जाती है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम। अगर shear strain मतलब अगर चेंज इन शेप आ रहा है तो, ठीक हो गया।